दोस्तों, पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आंधी आई थी, एक अंधड़ आया था जिसमें पेड़ में जिम कॉर्बेट साहब बैठे थे। वो पेड़ एकदम झूलने लगा था। कई बार गिरते गिरते बचे थे जिम कॉर्बेट साहब। इन्होंने पेड़ से ये बिल्कुल चिपक गए थे और करीब 50 फीट की हाइट में पेड़ में थे ये। इन्होंने बाघिन की आवाज़ निकाल के बाघ को अट्रैक्ट भी कर लिया था और वो इनकी तरफ आ भी रहा था। लेकिन बाघ की किस्मत अच्छी थी कि उसी समय वहां पे एक दूसरी बाघिन आ गई और उसने एक मीटिंग कॉल दी और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होके चला गया। चलिए अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं उत्तरांचल डायरीज में। उत्तरांचल डायरीज दोस्तों आपकी अपनी है, ये चैनल आपका अपना है। जो मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं मतलब आप, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, लेकिन कहानी को पूरा सुन लें पहले। जो पुराने जो मेरे मित्र हैं उनको याद होगा, कहानी की याद होगी कि कॉर्बेट साहब पेड़ से नीचे उतर आए थे और वो शेर सिंह और जो ग्रामीण थे उनके साथ हंसी मजाक करते हुए बकरी को साथ लेकर के ये वापस आ गए थे। वापस गेस्ट हाउस आ गए थे और इनके वापस आने के कई दिनों तक आदमखोर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, कोई खबर नहीं आ रही थी कहीं से। हालांकि कॉर्बेट साहब हर रोज उसे ढूंढने के लिए मीलों तक जाया करते थे। उस उबड़ खाबड़ मैदान की तरफ भी जाते थे जिसके आसपास ये बाघ अक्सर रहता था, जो उसका एक रिहाइश जहां पर उसने बना रखी थी। लेकिन ना तो बाघ और ना ही वो बाघिन यहाँ आए थे। अरे यार, वही बाघिन जिसने उसे उस जब बाघ की जान बचा ली थी, उस आदमखोर की जान बचा ली थी। यदि उस दिन वो आवाज नहीं देती तो शर्तिया बाघ उसी दिन मारा जाता। खैर, वो तो बाघ की किस्मत थी। जिम कॉर्बेट साहब भी अब तक इस एरिया के जो जंगल थे, जो रास्ते वगैरह थे, उनसे अच्छी तरह परिचित हो गए थे। ये एक एक रास्ते को पहचानने लगे थे, एक एक पगडंडी को पहचानने लगे थे कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, इस पगडंडी से निकले तो कहाँ जाएंगे। उस सड़क के बारे में समझ गए थे जो यात्रा मार्ग था, और बाघ किन रास्तों का प्रयोग करता है, किस तरह से अपने शिकार पर हमला करता है, आदि आदि बहुत सारी बातें ये सब जान चुके थे। ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उस दिन बाघ की आवाज सुनकर वो बाघिन कहीं बहुत दूर डिस्टेंस से आई होगी, क्योंकि इस इलाके में तो किसी बाघिन के होने की पहले कभी कोई संकेत मिले ही नहीं थे। कोई उसके ऐसे नामो निशान नहीं थे कि इस एरिया में कोई बाघिन भी है। ऐसा लग रहा था कि बाघिन इस आदमखोर बाघ के साथ है और उसे वो अपनी टेरिटरी की तरफ लेके चली गई है। यदि आदमखोर इस क्षेत्र में होता तो जिम कॉर्बेट साहब जंगल की आवाज़ों से, मतलब ये जो पशु पक्षी हैं इनकी आवाज़ से, बंदरों से या और दूसरे जानवरों से उसका पता जरूर लगा लेते। खैर, जो भी हो, आदमखोर ने वापस तो इसी स्थान पर लौटना था और क्योंकि वो लौट के यहीं आएगा, इसलिए जो इस सड़क के किनारे की तरफ के जो गांव के लोग थे ये सावधानी भी बहुत बरत रहे थे, ये एकदम अलर्ट थे। और ऐसी पोजीशन में बाघ को शिकार के मिलने की कठिनाई होगी, यानी कि आदमी नहीं मिलेगा, उससे मुश्किल होगी, हर कोई अलर्ट है। और पॉसिबिलिटी ये है कि अब वो नदी के उस पार जाने की कोशिश करेगा। जब इधर खाना नहीं मिलेगा तो उस पार जाएगा। तो जिम कॉर्बेट साहब ने कुछ रातें दोबारा से इस पुल पर बैठना शुरू कर दिया। यहीं से वो चौकसी करते रहे, एक तरह से पहरेदारी करते रहे कि पुल पे बाघ आए। वैसे तो पुल पे आने के 3 रास्ते थे। एक रास्ता जो दाहिनी ओर से आता था वो पुल के चौकीदार के घर के पास से था, और इसी रास्ते पर चौथी रात इन्होंने बाघ को चौकीदार के कुत्ते को मारते हुए सुना। ये कुत्ता
का एक आदत थी, जब भी जिम कॉर्बेट साहब को देखता था तो दौड़ता हुआ आता था, इनके पाँव में लौटने लगता था, उछलने लगता था, इनसे बड़ा वो खुश रहता था। और रात में वो कभी-कभार ही भौंकता था। मगर इस चौथी रात में वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर-ज़ोर से और लगातार भौंके जा रहा था। फिर एक चीख के साथ ही उसका भौंकना बंद हो गया। फिर एक आवाज़ चौकीदार के चिल्लाने की आई, फिर वो भी चुप हो गया। पुल पर जो कटीली झाड़ियाँ लगाई गई थी, मैंने बताया था कि पुल को कटीली झाड़ियों से बंद कर दिया गया था, वो कुछ दिन पहले हटाई जा चुकी थी और उस पुल को लोगों के आने-जाने के लिए यानी आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। ये जिम कॉर्बेट साहब जो है सारी रात अपनी राइफल के ट्रिगर पे उंगली दबाए हुए पुल की निगरानी करते रहे। ये चौथी रात का बता रहा हूँ। लेकिन बाघ पुल पे नहीं आया। कुत्ते को मारकर बाघ ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था और खुद जो है वो पुल के गुंबद के पास तक आया था। इस बात का इन्हें अगले दिन पता चला। वो भी कैसे पता चला, जब इन्होंने बाघ के पंजों के निशान देखे तो वो गुंबद के पास तक आया था। अगर वो वहां से 5 कदम और आगे बढ़ता तो वो पुल पे आ जाता और पुल पे आता तो शर्तिया गोली का शिकार हो जाता। लेकिन वो पुल की तरफ ना आकर दाहिनी तरफ एक पगडंडी की ओर मुड़ गया, जो आगे बाजार की तरफ से चलते हुए बाईं ओर यात्रा मार्ग की ओर की ओर चली जाती से जाके मिल जाती थी। बाघ उस रास्ते पे चला गया और जिम कॉर्बेट साहब भी उसके पंजों के निशानों का पीछा करने लगे। करीब 1 मील चलने के बाद वो जो बाघ आदमखोर था उसके निशान मिलने बंद हो गए। वो कहीं कूद गया, कहीं से रास्ते से वो अलग हट गया, तो निशान मिलने बंद हो गए। 2 दिनों के बाद इनके पास खबर आई कि यात्रा मार्ग से 7 मील ऊपर एक गाय मारी गई है और ये गाय आदमखोर ने ही मारी है। जिस रात बाघ ने कुत्ते को मारा था उसी रात बाघ इस गांव में चला गया था और एक घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत कोशिश करी कि दरवाजा टूट जाए, लेकिन तोड़ नहीं पाया। ये जो मकान था ये उसी जगह के पास पे था जहां पर गाय मारी गई थी। गांव के सभी लोग, जो लोग थे, वो इनका आने का इंतजार कर रहे थे और वो जानते थे कि रुद्रप्रयाग से यहाँ तक खड़ी चढ़ाई करके साहब पहुंचेंगे। तो उन्होंने जो है वहीं पे गांव में जो है उनके आने से पहले ही इनका चाय पानी का इंतजाम सब कर लिया था कि आएंगे तो साहब को चाय पानी की जरूरत होगी। तो जिम कॉर्बेट साहब वहां पहुंचे और ये सब लोग एक आम के पेड़ के नीचे बैठे चाय सिगरेट वगैरह पी रहे थे, बातें कर रहे थे। गांव वालों ने बताया कि पिछली शाम जब पशु जो भी गाय वगैरह थी उनका झुंड जो है घास चरकर वापस लौटा तो एक गाय कम थी और सुबह के टाइम जब उसकी तलाश करी गई तो उसकी जो बॉडी थी वो सड़क और नदी के बीच में मिली। उन लोगों ने जिम कॉर्बेट साहब को किस्से सुनाए जो पिछले 8 सालों से इस गांव के हर व्यक्ति ने झेले थे, यानी कि बाघ से बाल बाल बचा था या किसी की फैमिली से ले गया था बाघ। और ये बाघ का दरवाजा खोल लेने का या तोड़ने का जो दुस्साहस था ये 3 साल पहले ही शुरू हुआ था। उससे पहले तो बाघ क्या करता है, कभी कोई उसे खुले में मिल गया तो उसने उसका शिकार कर लिया, या किसी के घर का दरवाजा खुला हुआ दिख गया तो वो उसके घर के अंदर घुस करके जो है शिकार को पकड़ के ले आता था। लेकिन अब तो इतना चालाक हो गया था कि अगर दरवाजा ना तोड़ पाए तो जानते हैं क्या करता था, तो वो मिट्टी की बनी हुई दीवारों को नीचे से खोदना शुरू कर देता था। खोद करके एक होल बना करके घर के अंदर घुस जाता था और शिकार को खींच ले जाता था। यार आप लोग खुद सोचिए कितना चालाक और समझदार हो जाता है एक बाघ जब वो आदमखोर हो जाता है। कहाँ से उसका इतना दिमाग चलने लगता है तो एक जानवर ही।
तो इंसान की तरह दिमाग लगाने लग गया कि यहाँ नीचे से खोदो, अंदर घुस जाओ और ले आओ। और जो लोग हमारे पहाड़ी जनमानस यानी हम लोगों के बारे में वाकिफ नहीं है, उन्हें एक बात बड़ी अविश्वसनीय लगेगी, उनको विश्वास नहीं होगा। हमारे वो लोग जिनका जो हिम्मत है, जिनका उनका जो साहस है, जो जग जाहिर है, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, बड़े बड़े युद्धों में हिस्सा लिया है, बड़े बड़े बहादुरी के इनाम भी जीते हैं, उन लोगों ने तक अपने बाग उन लोगों ने भी मतलब बाग को अपने दरवाजे तोड़ने दिए या दीवारें खोदने दी, जबकि उनके पास कुल्हाड़ी, खुकरी, दराती, कईयों के पास तो बंदूकें भी थी। लेकिन बाघ का खौफ ऐसा था, डर इतना था, किसी बड़े से बड़े कलेजे वाला भी डर जाता था। इन 8 सालों में सिर्फ एक मामला ऐसा था जिससे बाघ को का प्रतिरोध हुआ था, मतलब उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। और ये प्रतिरोध एक महिला ने किया था। यानी कि हमारे यहाँ की जो महिला हैं वो भी काफ़ी हिम्मती होती हैं। वो घटना कुछ ऐसे घटी थी कि महिला घर में अकेली सोई हुई थी। उसने दरवाज़ा तो बंद किया था, लेकिन सांकल चढ़ाना भूल गई थी। सांकल जो चिटकनी होती है, वो चेन की बनी होती है, और जो कमरे का दरवाज़ा था वो अंदर को खुलता था। तो बाघ ने जैसे ही दरवाजे में पंजा मारा, दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया। बाघ अंदर घुसा, उसने महिला का बायां पांव अपने जबड़े में पकड़ा और महिला को घसीटने लगा। महिला ने अपने बचाव के लिए हाथ पैर चलाए, और जब वो हाथ पांव चला रही थी तो उसके हाथ में गंडासा आ गया। गंडासा आप लोग जानते होंगे दोस्तों, पशुओं के लिए घास काटने के काम आता है। आगे से मुड़ा हुआ होता है, ऐसा टर्न होता है, गोल सा, मतलब एक गोल टाइप का होता है। तो वो औरत उस गंडासे से ही जो है बाघ पर उसने प्रहार करना शुरू कर दिया, और बाघ अब तक उसे घसीट कर दरवाजे तक ले आया था। और महिला बुरी तरह घायल थी, क्योंकि पाँव तो बिल्कुल ही वो हो रहा था उसका। उतनी घायल होने के बावजूद महिला ने क्या किया, दरवाजे को बंद कर दिया। अब हुआ क्या, जब दरवाजा बंद किया तो महिला का जो पाँव था वो दरवाजे के बाहर बाघ के जबड़े में था, और शरीर दरवाजे के अंदर। बाघ ने अपनी पूरी ताकत लगाई और महिला की टांग को खींचा। तो उससे हुआ क्या कि जो उसकी टांग थी उसके शरीर से अलग हो गई। बाघ उस पांव को ही लेके वहां से चला गया। उस समय संयुक्त प्रांत, मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस, विधान परिषद में मुकुंदी लाल गढ़वाल के प्रतिनिधि थे। वो चुनाव प्रचार के दौरे पे थे और अगले ही दिन इस जगह में पहुंचे थे, और वो उसी कमरे में उन्होंने रात गुजारी। लेकिन बाघ लौट के नहीं आया था। उन्होंने परिषद को एक रिपोर्ट भेजी, उसमें मुकुंदी लाल जी ने लिखा कि 1 साल के अंदर बाघ ने 75 लोगों को मार दिया है, और साथ ही उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट करी कि बाघ को जल्दी से जल्दी मारा जाए, और इसके लिए कोई ज़बरदस्त अभियान चलाया जाए जिससे गांव वालों को इतनी बड़ी परेशानी से मुक्ति मिले। पूरा गांव के गांव परेशान है। 500 स्क्वायर मील्स का एरिया इसकी टेरिटरी है। जिम कॉर्बेट साहब के साथ माथो सिंह और एक ग्रामीण और था जो रास्ता दिखा रहा था। ये लोग गाय के पास पहुंचे और देखा इन्होंने, गाय सड़क से 2 फरलांग नीचे और नदी से करीब 100 गज ऊपर मारी गई थी। इस जगह पे एक तरफ तो बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिनके बीच बीच में झाड़ियां थी, और दूसरी तरफ पेड़ थे। लेकिन ये पेड़ बहुत छोटे थे। इन पेड़ों पे मचान नहीं बनाया जा सकता था, यानी कि इन पेड़ों में शिकार के लिए बैठा नहीं जा सकता था। इन पेड़ों से नीचे और शिकार से करीब 30 गज की दूरी पे एक चट्टान थी जो थोड़ी खोखली थी। उस खोखली चट्टान के अंदर बैठा जा सकता था। खोखली थी मतलब वो कुछ ऐसी थी, ये ऐसे इसमें बैठा जा सकता था। जिम कॉर्बेट साहब ने डिसाइड किया कि वो उस खोखली जगह पर ही बैठेंगे। हालांकि माथो सिंह और उस ग्रामीण ने इनको मना किया
कि साहब ये इस तरह से ज़मीन पर बैठना ठीक नहीं है, बाघ का मामला है। लेकिन इन्होंने उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज दिया। इन्हें जो है इस शिकार पर बाघ के वापस आने की पूरी पूरी संभावनाएं दिख रही थी। ये कन्फर्म थे कि बाघ जरूर आएगा। ये जिस खोखली जगह में बैठे थे वो बहुत ही आरामदायक थी। उससे क्या था, पीछे पीठ टिकाने को चट्टान थी, और चट्टान भी ऐसी थी जो सर को काफ़ी ऊपर तक कवर कर रही थी, और इनके पाँव की तरफ सामने की तरफ झाड़ियाँ थी। तो उस वजह से ये लगभग पूरे छुपे हुए थे। इनको विश्वास था कि बाघ इन्हें देख नहीं पाएगा, मगर ये खुद बड़ी आसानी से बाघ को अपने निशाने पर ले लेंगे। इनके पास में एक टॉर्च, एक चाकू और एक राइफल थी जो इनके पाँव के पास रखी हुई थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि अभी तक इनको जितने मौके मिले थे उन सब में सबसे बढ़िया मौका इनको आज ही मिला था घात लगाने का। मतलब ये कि ये जो लोकेशन थी अब तक की मिली लोकेशनों में सबसे बढ़िया लोकेशन थी, जो प्राकृतिक रूप से बनी थी, वो इन्हें मिल गई थी। इस तरह से कि कवर है, ऊपर से भी कवर है, दाएं बाएं से भी कवर है, सामने से झाड़ियों की वजह से कवर है। अब बारी थी तो बस इंतज़ार की। ये बिना हिले डुले और नज़रें सामने शिकार के पास उस चट्टान पे टिकाए शाम तक बैठे रहे। अब समय शुरू हो चुका था। वो निर्भक्षी बाघ किसी भी समय इनकी नज़रों के सामने आ सकता था। तो बिल्कुल अलर्ट थे, तैयार थे। जिम कॉर्बेट साहब ने एक आइडिया लगाया था कि इस समय तक बाघ आ जाएगा। तो वो समय में कुछ देर सी हो रही थी, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब को चिंता नहीं थी इस बात की, क्योंकि इनके पास टॉर्च थी उजाले के लिए। इनको कोई परेशानी तो होनी नहीं थी। शिकार इनसे मात्र 30 गज की दूरी पे था। इनको तो बस बाघ पर ऐसा निशाना मारना था कि वो पक्का मर जाए, वो घायल ना हो, गोली ऐसे लगे उसकी छाती पे या खोपड़ी के बीच में कि वो बिल्कुल मर ही जाए। जंगल पूरी तरह से शांत था। पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेज चटक धूप निकल रही थी, जिस वजह से जमीन में जो पत्ते वत्ते गिरे हुए थे वो सूखे हुए थे। इन सूखे पत्तों का एक फायदा और होना था, यदि बाघ अंधेरा होने पे आता और आंखों से इनको दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि इनकी विजिबिलिटी में नहीं होता, तो भी उसके ये अपने कानों पर विश्वास कर सकते थे। उसके चलने की आवाज़ इनको सुनाई देती, क्योंकि जब चलता तो सूखे पत्तों पे उसके पांव पड़ते और उसके चलने से आवाज़ जरूर होती। और ये किसी भी तरफ से जहां से आवाज़ हो फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बस इनको करना क्या था कि आवाज़ की दिशा में टॉर्च की रोशनी फेंकनी थी और फायर झोंक देना था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन बाघ नहीं आ रहा था, और ना कोई ऐसे संकेत मिल रहे थे कि यहाँ पे कहीं आसपास में कहीं बाघ है। अब ये सोचने लगे, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि बाघ जो है किसी आड़ में बैठा हुआ है और इनकी जो है सारी गतिविधियों पे नज़र रखे हुए हो। और ये भी हो सकता है कि बाघ ने घंटों पहले ही इनको इस जगह पे बैठे हुए देख लिया हो, पॉसिबिलिटी थी। और अब वो ये सोच रहा हो बाघ कि जैसे ही उसे मौका मिले तो वो जिम कॉर्बेट साहब पे हमला बोल दे। सरकमटेंसेस कई थे, यही सब ये इनके दिमाग में चल रहे थे। और बाघ ने भी कई दिनों से किसी इंसान का शिकार नहीं किया था, कोई मानव मांस नहीं खाया था। ये सोच रहे थे कि अपने कानों पे भरोसा करके ये जंगल से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं। अगर ये निकलते हैं और बाघ इनका पीछा करता है तो उसके पांव सूखे पत्तों पर पड़ेंगे, जिनको सुनकर ये बाघ की दिशा और दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूरी पे है और किस दिशा पे है। इतना तो इनको एक्सपीरियंस था।
अचानक से इनको ऐसा लगा कि यार जैसे कुछ अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये एकदम से अचानक से अंधेरा बढ़ते जा रहा है। तो उन्होंने ऐसे सर उठा के आसमान की तरफ देखा तो तारे दिखने बंद हो गए थे, क्योंकि आसमान में बादल आ गए थे। जो तारों की रोशनी हल्की फुल्की नीचे आ रही थी वो बंद हो गई थी, और कुछ ही देर के बाद में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। जो शांति अभी तक जंगल में फैली हुई थी वो खत्म। अब बारिश की बूंदें सूखे पत्तों पर गिरकर आवाज कर रही थी। होती है ना आवाज बारिश से गिरने की, तो सूखे पत्तों पे गिरने की भी आवाज होती है। अब यदि ऐसे में बाघ आता भी है तो इनको नहीं पता चलता, क्योंकि बारिश की बूंदों से भी पत्तियों में गिरने से आवाज होती है और बाघ के चलने से भी होती। और जिम कॉर्बेट साहब के दिमाग में एक बात और आई कि अब बाघ जो है शिकार पर नहीं बल्कि इनको शिकार बनाने की कोशिश करेगा। यदि उसने किसी तरफ से इन पर छलांग लगा दी तो ऐसी अवस्था पर राइफल उतना तेजी से काम नहीं कर पाएगी, उतनी तेजी से उसको मूव नहीं कर पाएंगे, वो काम नहीं आएगी राइफल। तो अब इन्हें इस चाकू के भरोसे रहना होगा। ये चाकू इन्होंने एक सरकारी भंडार से खरीदा था, और चाकू का जो पिछला मालिक था उसने इस चाकू से 3 मर्डर किए थे, हत्याएं की थी। नेचुरल सी बात थी कि ये मिशन अब खतरनाक हो चुका था, क्योंकि बारिश हो जाने से सब मामला गड़बड़ा गया था। तो इन्होंने क्या किया, चाकू को अपने राइट हैंड में पकड़ लिया, बिल्कुल बढ़िया उससे पकड़ बना ली मजबूती से, और बाएं हाथ में राइफल पकड़ ली। आज इन्हें चाकू पर ज़्यादा भरोसा हो रहा था, क्योंकि बाघ आएगा तो एकदम नज़दीक से अटैक करेगा तो चाकू ही मारेंगे। वैसे सामान्यतः बाघ जो है क्या करता है कि ये जो बारिश है इसमें बारिश को पसंद नहीं करता है, बल्कि बारिश होने पे वो कहीं शेल्टर ढूंढता है और खुद को बारिश से बचाता है, अपने आप को छिपाता है। लेकिन आदमखोर बाघ के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। उसे क्या पसंद है क्या नहीं है, वो क्या करेगा वो क्या नहीं करेगा, ये कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। कोई भी एक्सपीरियंस व्यक्ति आदमखोर के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता है। एक बात और सच है जिसको जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि बारिश होने की वजह से आज वो बहुत ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि बाघ किसी भी समय किसी भी दिशा से उन पर हमला कर सकता था। इनका जो कॉन्फिडेंस था ये थोड़ा डगमगाया हुआ था, ये थोड़ा सा आज कॉन्फिडेंस में नहीं थे। उस समय जब माथो सिंह और वो ग्रामीण व्यक्ति वापस जा रहे थे तो माथो सिंह ने इनसे पूछा था कि साहब आप कितनी देर यहाँ पे बैठेंगे। तब जिम कॉर्बेट साहब ने उसको बोला था कि भाई ऐसा है माथो सिंह, मैं जब तक ये बाघ को नहीं मारूंगा तब तक मैं यहीं पे बैठे रहूंगा, क्योंकि इसने आना है यहाँ आज। अब पोजीशन ऐसी हो गई थी कि माथो सिंह और उस ग्रामीण की तरफ से भी किसी तरह की कोई सहायता मिलने की या उनके आने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत ही असमंजस की स्थिति थी कि यहाँ रुका जाए कि अब यहाँ से चले जाना ठीक रहेगा। सोच रहे थे यदि यहाँ रुकते हैं तो किसी भी पल बाघ के हमले का डर था, यदि यहाँ से निकलते हैं तो उस उबड़ खाबड़ मार्ग में बाघ से सामना होने का डर था। दोनों ही परिस्थितियां बहुत खराब थी। एक तरफ तो ये कि सारी रात इस जगह में इस डर के साथ बैठे रहना कि न जाने किस पल बाघ हमला कर दे, मतलब एक एक सेकंड जो है बस डर से बैठे रहना, और उसका सामना करने के लिए ऐसा हथियार होना जिसका प्रयोग इन्होंने कभी पहले कभी किया ही नहीं था। एक तरह से यूं कहिए कि एकदम ये नया था, ये चाकू एकदम नई चीज थी इनके लिए किसी बाघ को मारने के लिए। और दूसरी तरफ रिस्क लेकर उस उबड़ खाबड़ मैदान को पार कर यात्रा मार्ग तक किसी तरह से पहुंचा जाए। ये बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में आ गए थे, बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए थे कि क्या करूं। फाइनली इन्होंने अपनी राइफल को कंधे में टांगा, उस चट्टान से बाहर निकले और
मैदान की ओर चल पड़े। इन्होंने टॉर्च भी ऑन नहीं करी कि कहीं अगर मैं टॉर्च ऑन करूंगा और बाघ ने रोशनी देख ली और वो आ जाए, तो उन्होंने टॉर्च नहीं जलाया। जूते इनके रबर सोल वाले थे जो आवाज़ नहीं कर रहे थे। फिर सूखी जो पत्तियां थी वो अब गीली हो चुकी थी, तो गीली हो जाने की वजह से उनमें चलने में आवाज़ भी नहीं हो रही थी। ये बहुत सावधानी के साथ लेकिन बहुत तेज कदमों के साथ इन्होंने मैदान को पार कर लिया और फिर ये यात्रा मार्ग में आ गए। यात्रा मार्ग में थोड़ा सा आगे बढ़कर इन्होंने एक आवाज़ निकाली, एक कोड वर्ड जैसे होता है ना, उस तरह से इन्होंने एक आवाज़ निकाली, जिसको सुनकर सामने पहाड़ी पर एक घर का दरवाज़ा खुला और हाथ में लालटेन लिए हुए माथो सिंह और उसका साथी नजर आए। अब वो दोनों इनके पास आ गए और फिर ये तीनों लोग यहाँ से 7 मील दूर रुद्रप्रयाग के लिए निकल गए। सबसे आगे बच्ची सिंह था, उसके पीछे लालटेन पकड़े हुए माथो सिंह और उसके पीछे राइफल लिए हुए जिम कॉर्बेट साहब। ये एक क्यू बना के, एक लाइन सी बना के चलने लगे। गेस्ट हाउस पहुंचे, ना खाया या सो गए। अगले दिन सुबह ये शिकार को देखने के लिए फिर निकले, तो इन्होंने पाया कि बाघ ने शिकार को खाना तो दूर, उसे छुआ तक नहीं था और सड़क में आदमखोर के गुजरने के निशान थे जो इनके पीछे पीछे आ रहे थे, उसके पाँव के पंजों के निशान जो इसके इन लोगों के पीछे पीछे आ रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि हाँ, ये स्वीकार करते हुए इन्हें, मतलब ये अनगिनत बार डरे हैं, लेकिन जब भी इस रात को याद करते हैं तो ये रात सबसे खौफनाक रातों में इनको याद आती है, क्योंकि बारिश ने इनके सारे जो सुरक्षा के इंतज़ाम थे, जो कवच थे, वो हटा दिए थे। इंतज़ाम से मतलब सूखे पत्ते गीले हो गए थे, बादलों के आ जाने से अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया था, पत्तियों के बीच भीग जाने के कारण बाघ के मूवमेंट का पता नहीं चल रहा था, और सबसे बड़ी बात, राइफल इनके काम की नहीं रह गई थी, सिर्फ चाकू के भरोसे थे। तो रात तो खौफनाक ही थी। रुद्रप्रयाग तक इनका पीछा करने के बाद बाघ जो है यात्रा मार्ग से होता हुआ गुलाब राय चला गया। कुछ दिन पहले वो जिस जंगल में गया था उसी के आगे ऊपर की तरफ गुलाब राय था। यहां से वो एक पगडंडी में चढ़ गया। जो पगडंडी रुद्रप्रयाग के जो पूरब की तरफ के गांव थे, जो वहां की तरफ के रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने ये पगडंडी जो है हरिद्वार जाने का एक शॉर्टकट रास्ता था। इस रास्ते से उन लोग हरिद्वार जाते थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जो है वो सीजनल होती है, और ये शुरू तब होती है जब वहाँ की बर्फ़ पिघलने लग जाती है, और कुछ इसी तरह से कपाट भी तभी बंद होते हैं जब बर्फ़ गिरने लगती है। वैसे तो कपाट का बंद होना व खुलना जो है तिथि पर निर्धारित करता है, जो काफ़ी गणना और वैदिक रूप से जिसका जो तिथि निकाली जाती है, और उसके हिसाब से फिर जो है कपाट खुलते हैं और या बंद होते हैं। मगर सामान्य भाषा में समझने के लिए कि बर्फ़ जब पिघल जाती है तो कपाट खुल जाते हैं, और जब बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है तो कपाट बंद हो जाते हैं। मतलब सरल भाषा में बोल रहा हूँ। बद्रीनाथ के जो रावल थे, रावल बोलते हैं, मंदिर के जो मुख्य पुजारी जो होते हैं उनको रावल बोला जाता है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही टेलीग्राम भेजकर ये घोषणा कर दी थी कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल गए हैं, यात्रा मार्ग खोला जा चुका है, और जो शरणार्थी, जो श्रद्धालु हैं, वो दर्शन के लिए आ सकते हैं। अब देश के कोने कोने में खबर फैल गई थी, तो भक्तों के आने जाने का सिलसिला बढ़ जाना था, और यात्रा मार्ग में भी अब बहुत ज़्यादा हलचल हो जानी थी, भीड़ भाड़ हो जानी थी। लोग झुंड के झुंड बनाकर चलते थे। मोटर, कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि तो उस जमाने में होती नहीं थी।
सड़कें ही नहीं थी, पैदल यात्रा ही होती थी, पैदल ही जाना होता था। ये पद यात्रा जो है बहुत ही कठिन और बहुत दुर्गम होती थी। अभी यात्रा का शुरुआती दौर था और कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी संख्या में तीर्थ यात्री रुद्रप्रयाग से गुजरने लगे थे, यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने लगे थे। पिछले कुछ सालों में बाघ ने इस मार्ग में कई यात्रियों को मारा था और उसका एक रूटीन सा फिक्स हो गया था। यात्रा सीजन में बाघ क्या करता था कि अपनी टेरिटरी में पड़ने वाली सड़क पर जाता था, जो सड़क यानी जो यात्रा मार्ग उस पर जाता था और फिर रुद्रप्रयाग के पूर्व में जो स्थित जो गांव थे उनका चक्कर लगाकर फिर सड़क पर आकर रुद्रप्रयाग से 15 माइल्स में किसी भी डायरेक्शन में चला जाता था। हालांकि ये जो दौरा इसका होता था, इसका समय अलग अलग होता था, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने एक बात नोटिस करी कि बाघ रुद्रप्रयाग और गुलाब राय के बीच की जो पट्टी है उसमें 5 दिन में एक बार जरूर आता है। 5 दिन में एक बार, हर 5वें दिन आता है, ये समझ लीजिए। तो इन्होंने डाक बंगले पर ही एक ऐसी जगह चुनी जहां से ये सड़क पे चलते हुए बाघ को देख सकें। इन्होंने वहां पे मचान बनवा लिया और 2 रातों तक ये उस मचान में बैठ के पहरा देते रहे, मगर इन्हें बाघ का कोई नामो निशान नहीं मिला। आया ही नहीं बाघ। इधर बाघ ने भी 2 दिन से किसी घटना को कोई अंजाम नहीं दिया था, कहीं से कोई खबर नहीं आई थी बाघ की, किसी भी गांव से कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला था। और तीसरे दिन की बात है, जिम कॉर्बेट साहब सुबह सुबह ही यात्रा मार्ग में नीचे की ओर निकल गए। इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यार बाघ जो है इस दिशा में चला गया हो। तो ये करीब 6 मील उस मार्ग में आगे तक गए, मगर इनको बाघ की कोई निशानी इनको मिली नहीं। कहीं भी कोई उसके पाँव के निशान या कुछ कहीं पे छीले जाने की या कहीं कोई मतलब कोई निशानी मिली नहीं। तो ये लौट के वापस अपना डाक बंगले में आ गए। दोपहर 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था जब ये लौटे और पहुंच के ये अपना लंच कर रहे थे। ब्रेकफास्ट लंच मिला लिया था, टाइम ऐसा था, खाना खा रहे थे। इतने पे वहाँ पे 2 लोग आ गए और उन्होंने बताया कि रुद्रप्रयाग से 18 मील दूर भैंसवाड़ा गांव में एक बाघ ने एक बच्चे को मार दिया है। जो लोग किसी घटना की जानकारी, मतलब आदमखोर द्वारा किए गए शिकार की जानकारी लेकर के आते थे तो इन्हें इनाम मिलता था, और ये जो इनाम मिलता था, इस इनाम के लालच में लोग जल्दी से जल्दी जानकारी देने की कोशिश करते थे। ये सोचते थे कि पहले हम ही पहले पहुंच के जानकारी दे दें। ये जो राशि थी इनाम की, हर एक के लिए अलग अलग थी, हर जीव के लिए। जैसे बकरे के लिए 2 रुपए से शुरू हो करके गाय के लिए 5 रुपया, 7 रुपये, जो भी है, और इंसानों के लिए तो ये 20 रुपए तक थी। इस इनाम के कारण किसी भी मार की सूचना इन्हें कम से कम समय के अंदर इन तक पहुंच जाती थी, इनको मिल जाती थी। और ये जो सूचना तंत्र था ये इवर्सन साहब द्वारा बनाया गया था, जो बहुत कारगर साबित हो रहा था। कहीं भी कुछ खबर होती थी तो तुरंत जिम कॉर्बेट साहब तक पहुंचती थी, पैसों के लालच में, इनाम के लालच में। उस बच्चे की सूचना लाने वाले जो व्यक्ति थे उनको इन्होंने जो है 10-10 रुपए दे दिए, इनको 20 रुपए दे दिए। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि अगर साहब आप चाहें तो मैं आपको भैंसवाड़ा तक ले जा सकता हूँ, और मेरे को पूरा पता भी है रास्ते का। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसको बुखार है और साहब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इतना चल फिर नहीं सकता है, तो वो आज रुद्रप्रयाग में आराम करेगा। ये लोग अपनी जब तक कहानी सुना रहे थे तब तक जिम कॉर्बेट साहब ने अपना जो लंच था कर लिया था, अपना खाना वाना खा लिया था, और करीब 1 बजे के आसपास इन्होंने अपनी राइफल उठाई, कुछ बुलेट्स, गोलियां उठाई, अपनी टॉर्च पकड़ी और उस आदमी के साथ भैंसवाड़ा की तरफ चल पड़े। बंगले से बाहर निकलते ही सड़क थी,
सड़क को क्रॉस करके सामने से ही सीधी एक खड़ी चढ़ाई थी। उस आदमी ने बताया कि साहब रास्ता बहुत लंबा है और कठिन भी है और हमें अंधेरा होने से पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यदि अंधेरा हो गया तो पता नहीं साहब बाघ कहाँ पे घात लगा के बैठा हो और वो हम पे अटैक कर दे। तो ये दोनों लोग बहुत तेज तेज चलते हुए चढ़ाई पार कर रहे थे। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब के लिए ये थोड़ा परेशानी हो रही थी, क्योंकि अभी अभी इन्होंने खाना खाया था और खाना खाते ही इन्होंने इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ रहे थे और धूप भी आ रही थी और खड़ी चढ़ाई में निकलना, तो थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो रही थी। ये 3 मील मतलब करीब 4000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उसके बाद से थोड़ा सा समतल जमीन आ गई थी, रास्ता थोड़ा समतल हो गया था, अब चढ़ाई नहीं थी, थोड़ा पैरेलल हो गया था। तो अब जिम कॉर्बेट साहब आगे चल रहे थे और वो जो आदमी था वो इनके पीछे चल रहा था। रुद्रप्रयाग से भैंसवाड़ा के रास्ते के बीच में कुछ और भी गांव थे। ये जहां से भी गुजर रहे थे वहां के गांव वाले जो है इनका स्वागत कर रहे थे और इनको शुभकामनाएं दे रहे थे, इनको गुड लक कह रहे थे। और कुछ लोग बहुत रो रहे थे इनको देख करके कि साहब हमारे पति को मार दिया, मेरी बीवी को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे पिता को मार दिया। मतलब बहुत रो रहे थे और इनसे अनुरोध कर रहे थे कि साहब अब आप इस बाघ को मार कर ही यहाँ से जाना, इसने जीना दुश्वार कर रखा है। इनके साथ वाले आदमी ने बोला साहब अभी हमें 18 मील जाना है। और ये दोनों लोग बड़े बड़े पहाड़ों और दूर दूर तक फैली हुई घाटियों को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब के लिए 18 मील का सफर और वो भी इतनी तेज चाल में चलना वाकई परेशानी वाला साबित हो रहा था। टफ तो ये 18 मील जाना है और दिन में 1 बजे चले हैं, शाम होने से पहले पहुंचना है और सूरज अस्त होने वाला था। इन्होंने एक पहाड़ी को पार किया तो पार करते ही इनकी नज़र सामने पड़ी कि इनसे 100 गज की दूरी पे कुछ लोग खड़े हैं। उन्होंने इनको देखा, जैसे ही उन्होंने इनको देखा तो उनमें से कुछ लोग तो गायब हो गए। गायब क्या हो गया मतलब लौट गए और कुछ लोग इनकी तरफ बढ़ाए। इनकी तरफ आने वाले लोगों में भैंसवाड़ा गांव का प्रधान भी था। अभिवादन वगैरह करने के बाद, हाय हेलो करने के बाद उसने बताया कि साहब ये पहाड़ी के ऊपर ही उनका गांव है और वहीं चाय पानी का इंतजाम है, वहीं चलते हैं और वहीं पे जो है आपको सारा जो है वाकया जो घटनाक्रम है वहीं चल के बताते हैं। 14 अप्रैल 1926 का दिन लंबे समय तक गढ़वाल याद रखेगा, क्योंकि इसी दिन रुद्रप्रयाग के आदमखोर ने आखिरी बार किसी मनुष्य को शिकार बनाया था। भैंसवाड़ा गांव में जो घटना घटी थी वो कुछ इस तरह से हुआ था कि गांव की एक महिला जो विडो थी, विधवा थी, और उसके 2 बच्चे थे। शाम के टाइम अपने 2 बच्चे और पड़ोसी के अपने एक बच्चे को साथ लेकर पानी भरने के लिए नौले पर गई थी। ये लोग नौले से, उस धारे से पानी भर के वापस आ रहे थे। सबसे आगे पड़ोसी का बच्चा था, फिर इस जो ये विधवा महिला थी इसकी बेटी थी, उसके पीछे महिला थी और महिला के पीछे उसका बेटा सर पे पानी का वो कलशा होता है ना, उसको लेकर के आ रहे थे। जो इनका जो घर था वो एक चिपके हुए घरों की श्रृंखला के बीच थे, यानी कि सारे मकान एक दूसरे से चिपक के बने हुए थे और उसी श्रृंखला के बीच में इनका घर था। इस तरह से जो चिपके हुए घर होते हैं इन्हें हमारी पहाड़ी भाषा में बखाई या बाखुली कहते हैं। इस बाखुली के बरामदे में आने के लिए रास्ते से पगडंडी से सीढ़ियां चढ़नी होती थी और फिर ये जो बाखुली होती है इसमें नीचे के जो मंजिल होती है उसमें गोठ होती हैं जिसमें गाय भैंसों को रखा जाता है या भूसा वगैरह रखा जाता है, स्टोर किया जाता है और ऊपर के कमरों में लोग रहते हैं।
तो वो बच्चा जब चढ़ा तो उसने देखा ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी के बगल का जो कमरा है उसपे कोई जानवर लेटा हुआ है। तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कि यार अरे कोई ये कुत्ता है, अपने मोहल्ले का ही कोई कुत्ता लेटा हुआ है। तो वो ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ गया। फिर वो बच्ची और फिर वो महिला भी जो है वो अपने घर की सीढ़ी चढ़ने लगी, नीचे वाली मंजिल मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फ्लोर में चढ़ने लगी। जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ी तो उसको अचानक एक तेज आवाज आई कलश गिरने की। तो देखने के लिए कि पीछे क्या हुआ, महिला ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उसने अपना पानी का बर्तन नीचे रखा और वो सीढ़ियों से नीचे आकर के देखने लगी। तो उसे पानी का कलश तो दिखाई दिया जो गिरा पड़ा हुआ था, और उससे पानी गिर रहा था, लेकिन उसका बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब वो जोर जोर से उसका नाम लेकर के आवाज देने लगी। महिला को ये लगा कि पानी गिर जाने की वजह से बच्चा डर गया है और ये कहीं भाग के किसी गोठ में किसी उसमें छुप गया है। कलश के गिरने की आवाज और इस महिला की आवाज को सुनकर गांव के उसी बाखई के उसी उसी घरों से और लोग भी निकल आए और बच्चे को आवाज देने लगे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था तो एक आदमी लालटेन लेकर के आ गया और गोठ में बच्चे को ढूंढने लगा। उसको तो उससे कई गोठ देखे, उसे दिखाई नहीं पड़ा। तो वो लालटेन पकड़े पकड़े महिला के पास पहुंचा। तो महिला के पास पहुंचा तो वहां उसने लालटेन की रोशनी में खून की कुछ बूंदें देखी। जब उसे खून देखा तो उसके गले से एक डरी हुई चीख निकल गई। चीख सुनकर उस बाखई के उस मोहल्ले के वो जो सीरीज से बने हुए मकान थे, उस घर के सारे लोग निकल के आंगन में जमा हो गए। अच्छा, सब लोग आ गए। इन लोगों में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था जिसने कई वर्षों तक एक शिकारी के साथ काम किया था। अब उसने लालटेन अपने हाथ में ली और खून की बूंदों का पीछा करने लगा। वहीं से नीचे के खेत में उसे बाघ के जो पंजे थे उसके निशान दिखाई दिए। वो देखते ही समझ गया कि आदमखोर बाघ बच्चे को ले गया। अब तो पूरे गांव में कोहराम सा मच गया। लोग भागे अपने घरों की तरफ और घर से फिर ढोल दमवे लट्ठे कुल्हाड़ी थाली बर्तन जिसको जो मिला वो लेकर के आ गया। 3 लोगों के पास बंदूकें थी, वो अपनी बंदूकें लेकर के आ गए। अब सारे गांव के लोग जो है निकल गए बाघ को और बच्चे को ढूंढने के लिए। अब वो ढूंढ रहे हैं, सारी रात ढोल बजाए गए, गोलियां दागी गई, नहीं मिला। अगले दिन लड़के की बॉडी को ये लोग ढूंढ पाए और 2 लोग जो है जिम कॉर्बेट साहब को बुलाने के लिए तुरंत रुद्रप्रयाग भेज दिए गए। बॉडी को उठा करके ये लोग अब अपने बखई में ले अपने आंगन में ले आए थे। अब जिम कॉर्बेट साहब जब गांव के प्रधान, वो जो प्रधान थे उसके साथ जिम कॉर्बेट साहब जब गांव पहुंचे तो इन्हें एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये वही महिला थी जो उस बच्चे की माँ थी और सबसे पहले इन्हें वही मिली। जैसे ये वहाँ पे पहुँचे बाखई में तो वही सबसे पहले मिली। अब पोजीशन ऐसी हो गई थी कि महिला को कैसे समझाना है या क्या सांत्वना देनी है, ये जिम कॉर्बेट साहब समझ नहीं पा रहे थे कि अब इससे मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ, क्योंकि इस महिला के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसका बेचारी का जो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था उसका पुत्र, वो खुद ही काल के गाल में समा गया था। इसलिए इन्होंने सोचा कि ये महिला खुद ही जो है बीती रात क्या हुआ उस हादसे के बारे में जब ये अपने मुंह से बताए तो ही ठीक रहेगा। कुछ देर बाद उस महिला ने बोलना शुरू किया। वो जो भी कहती गई जिम कॉर्बेट साहब वो सुनते गए। उसकी कहानी का सारांश, उसकी कहानी का जो सार था वो सिर्फ यही निकल रहा था कि गांव वालों के प्रति उसकी शिकायत थी कि वो लोग बच्चे को बचाने के लिए बाघ जो है उसके पीछे नहीं भागे। वो बार बार रो रही थी और बोल रही थी कि यदि आज बच्चे का बाप जिंदा होता तो बाघ का पीछा करता और बच्चे को बचा कर ले आता, लेकिन ये गांव वाले कोई नहीं गए। तो उससे गांव वालों से शिकायत थी।
फिर जिम कॉर्बेट साहब ने उसको समझाया कि भाई देखो, इस तरह से गांव वालों के प्रति शिकायत रखना गलत है, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो अगर बाघ का पीछा भी करते तो बच्चे को बचा नहीं पाते, क्योंकि बाघ ने जब बच्चे को की गर्दन में अपने दांत फंसाए होंगे, गड़ाए होंगे, तो उसी टाइम उसका सिर और गर्दन की हड्डी अलग हो गई होगी। और जब बाघ बच्चे को आंगन के पार ले गया होगा, तब तक बच्चा मर गया होगा। ऐसे में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था, कोई भी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर सकता था। मतलब पड़ोसियों पे नाराजगी जताना गलत है, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता था। चाय पीते हुए जिम कॉर्बेट साहब ने देखा कि वहां पे करीब 100 लोग हैं और ये बहुत बड़ी श्रृंखला है मकानों की, इतनी बड़ी बखाई है। और सबसे बड़ी बात है कि, मतलब बड़ी बात क्या, बड़ी कमाल की बात है कि किसी ने भी इतने बड़े बाग को उतने बड़े आंगन में आते जाते नहीं देखा, और ना ही किसी कुत्ते को बाघ की खुशबू मिली। अमूमतः बाघ के आसपास होने पर गांव के सारे कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, मगर ये बाघ कितना चालाक था यार, जो सबसे बचकर छुप के कमरे में अंदर आके लेट गया। अब पूरी बाखई में किसी भी इंसान या किसी भी पशु को इसकी खबर तक नहीं हुई, जबकि वहां पे तो तमाम पशु भी रहे होंगे। गोठ में बकरियां रही होंगी, गाय बधी होंगी, गांव में उस बखई के कुत्ते होंगे, लोग होंगे। स्ट्रेंज। जिस जगह से बाघ बच्चे को लेकर के कूदा था, उसकी ऊंचाई की जो थी करीब 8 फुट थी। वहीं से जिम कॉर्बेट साहब भी नीचे उतरे। फिर उसके बाद बाघ एक खेत को पार करके 12 फुट नीचे दूसरे खेत में कूदा। पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं ना, बता चुका हूं कई बार पहले। ये जो नीचे वाला खेत था, इसके किनारे पे कुंजे की झाड़ियां थी। कुंजे के विषय में पहले में मैं बता चुका हूं। जो पहाड़ों में, जंगलों में जो ये जो जंगली गुलाब होते हैं, कुंजे के फूल कहलाते हैं। यहाँ पर बाघ ने बच्चे को गर्दन से छोड़ दिया था और कुंजे की जो झाड़ी थी उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन रास्ता नहीं मिला तो उसने बच्चे को पीठ से उठाया, अपने जबड़े में पीठ से उठा के हवा में कर लिया और एक ही छलांग में कुंजे की झाड़ी को ऊपर से पार करते हुए करीब 12 फुट ऊंचे एक रास्ते में पहुंच गया। इमेजिन कीजिए, 12 फुट की हाइट, एक बच्चे को मुंह पे जबड़े में दबा के उसने पार कर दी। ये रास्ता मवेशियों का था। इस रास्ते में बाघ कुछ आगे तक बढ़ा ही था कि गांव वालों के जो है शोर शराबा, जो ढोल डंगा की आवाज आ रही थी, वो सब सुनकर बाघ ने बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया और खुद पहाड़ से नीचे की तरफ चला गया। हालांकि वो अपने शिकार पर लौटता जरूर, लेकिन वो जो ढोल दमवे की आवाज और जो रात भर चलने वाली जो फायरिंग थी, उसके कारण वो लौट कर नहीं आया। उसे भी डर था। अब जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि उन्हें करना तो ये चाहिए था कि लड़के की बॉडी को वापस उसी जगह पर रखवा दे जहां बाघ ने उसे छोड़ा था, क्योंकि गांव वालों को जब बॉडी मिली थी तो वो लोग उसे गांव में ले आए थे। बताया ना मैंने भी आपको कि वो अपनी बाखई में ले आए थे और आंगन में लाके रखा था। लेकिन जहां पे बाघ ने बॉडी को छोड़ा था उस जगह पे कुछ कठिनाइयां थी। 2 कठिनाइयां थी। पहली तो वहां पे कोई ऐसी उपयुक्त जगह नहीं थी जहां से घात लगा के बैठा जा सके, यानी कि बाघ के लिए इंतजार किया जा सके। खुली खुली सी जगह थी। और दूसरी, जिम कॉर्बेट साहब खुद ही ऐसी जगह पे नहीं बैठना चाहते थे जो हर तरफ से खुली हुई हो। 2-3 दिन पहले ही वो चट्टान वाला एक्सपीरियंस झेल चुके थे। और इस जगह से जो सबसे नजदीक अगर कोई पेड़ था तो वो एक अखरोट का पेड़ था, वो भी बिना पत्तियों वाला। और वो जो दूरी भी जिसकी करीब करीब 300 गज थी, इस एरिया से उस जगह की जो डिस्टेंस थी वो 300 गज थी।
उस पर बैठना निरर्थक था, कोई फायदा नहीं होना था, उल्टा बाघ की नजरों में आ जाना था। और अगर एक बार बाघ इन्हें देख लेता तो फिर कभी लौट के नहीं आता, फिर तो वो वहां से निकल जाता। क्योंकि जब देख लेता कि यार उसका इंतजाम किया गया है तो क्यों आएगा। जमीन पर बैठकर घात लगाने की हिम्मत जिम कॉर्बेट साहब की नहीं हो रही थी। अगर जमीन पे कहीं बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं, सारी जमीन तो एक सी है, हर जगह से खुली खुली। और ऐसे में ये भी नहीं पता चलता कि बाघ किस तरफ से आएगा, दाएं बाएं, वो आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ से आएगा। और यदि बाघ इन्हें जमीन में बैठे हुए देख लेता तो शर्तिया जिम कॉर्बेट साहब उसका शिकार आसानी से बन जाते, क्योंकि बाघ इनको इतना मौका नहीं देता कि ये राइफल का उपयोग कर पाए। वो हो सकता है वो पीछे से आकर के इनके ऊपर झपट्टा मार देता। खैर, ये शाम के समय भैंसवाड़ा पहुंचे थे, फिर चाय पी, उस महिला की जो गाथा थी, जो उसकी करुणा भरी जो व्यथा थी वो सुनी, फिर बाघ के पंजों के निशानों का पीछा भी किया। तो इन सब में काफी समय निकल गया था। अब इनके पास में इतना समय नहीं बचा था कि ये कोई ऐसा आश्रय या कोई ऐसा मचान बना सके जिससे मैं ये सुरक्षित होके बैठ सके और घात मतलब सुरक्षित बैठे और घात लगा सके। हर जगह का मुआयना करने के बाद ये वापस उस बाखली में आए, उसी मकानों की श्रृंखला में आए। और आंगन में आकर इन्होंने प्रधान से बोला कि प्रधान साहब, एक सब्बल, एक मजबूत खूंटा, एक हथौड़ा और एक कुत्ते को बांधने वाली मजबूत चेन का इंतजाम करो। 4-5 मिनट में ये सारा सामान आ गया। इन्होंने सब्बल से की मदद से जो है वो आंगन के बीच में एक छेद किया, उस छेद में खूंटे को गाड़ दिया और फिर उसमें जो है जो चेन थी उसको बांध दिया। फिर प्रधान के हेल्प लेकर के उस बच्चे की, उस लड़के की बॉडी को लाए और उसको जंजीर से बांध दिया, ताकि बाघ आए तो उसको कहीं वहां से उठा के ले जा ना सके। जिम कॉर्बेट साहब सोच रहे थे कि मतलब ऐसी आता है ना दिमाग में, अगर उस अदृश्य शक्ति के विषय में बात करी जाए तो सारा विज्ञान फेल हो जाता है। जो शक्ति जीवन की घड़ी को तय करती है या यूं कहिए कि नियंत्रित करती है, कुछ लोग उसे भाग्य का खेल कहते हैं, कोई किस्मत की मार कहते हैं। कुछ दिन पहले उस शक्ति ने इस परिवार के मुख्य कमाने वाले के दिन पूरे कर दिए थे। मतलब कि इस परिवार का जो मुखिया था उसकी मृत्यु हो गई थी, परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। काल ही तो था। और आज उस शक्ति ने, उस काल ने, उस परिवार का जो इकलौता लड़का था, जो भविष्य में अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रखता, वो भी नहीं रहा। और इस अदृश्य शक्ति का इतना बड़ा उदाहरण तो मैं खुद हूं। आज 9 सालों से बिस्तर में पड़ा हुआ हूं। दोस्तों, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरी एज 42 ईयर्स थी, 42 साल की उम्र थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ तो मुझे आज अपने परिवार और अपनी माँ का सहारा होना था, कुछ कमा धमा कर घर को संभालना था, और कहाँ मैं ये बिस्तर में पड़ा हुआ एक लाइबिलिटी हो गया हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए, सभी के लिए एक लाइबिलिटी तो हूँ जिसके लिए सब कुछ करना है। इसलिए इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इसी शक्ति को हम भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु या अन्य कई नामों से पूछते हैं। खैर दोस्तों, मुझे 2 मिनट, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, पीठ में स्ट्रेन पड़ रहा है, 2 सेकंड का समय दें। आ गया हूँ, थोड़ा स्ट्रेन पड़ गया था। और खैर, खूंटा गाड़ने से पहले इन्होंने
वो माँ और बेटी को, वो जो कतार से बने हुए घर थे, उस घर के उस श्रृंखला के लास्ट वाला जो घर था, कोने वाला बिल्कुल, वहां भेज दिया। और ये सब्बल अब्बल वाला जो काम करना था, ये सब काम वाम करने के बाद इन्होंने अपने हाथ धोए और फिर सूखी घास के गट्ठर लाने के लिए बोला। ये घास के गट्ठर से इन्होंने उस कमरे के बाहर के बरामदे में बिछवा दी, रखवा दी, जिस कमरे में बच्चे का शिकार करने से पहले बाघ लेटा हुआ था। कुछ गट्ठर इन्होंने अपने सामने लगा दिए, कुछ ऐसे बिछा दिए, कुछ अपने ऊपर डलवा लिए। अंधेरा घिर गया था। इन्होंने गांव वाले से बोला कि वो लोग भी अपने अपने घरों में चले जाएं, और साथ ही हिदायत दी कि जितना संभव हो सके बिल्कुल शांति रखें, किसी भी तरह का शोर ना होने दें, ना बर्तनों की आवाज़ ना कुछ, तो शांति से रहें। और जिम कॉर्बेट साहब ने भी अपनी पोजीशन ले ली। ये औधे मुंह लेट के और लेट गया, आगे की तरफ घास का इन्होंने ढेर लगा दिया था। ये शिकार पे नज़र रख सकते थे और ऐसे चांस बहुत ही कम थे कि बाघ इनको देख सके। हालांकि पिछली रात गांव में बहुत शोर शराबा हुआ था, बहुत कोहराम हुआ था, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब को ये विश्वास हो रहा था कि बाघ लौटेगा जरूर। उनकी छठी इंद्री कह रही थी कि आज बाघ जरूर आएगा, और जिस जगह पे उसने बच्चे को छोड़ा है वहां पर जाएगा, और बच्चे की बॉडी को वहां पे जब वो नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, दूसरे शिकार की तलाश में गांव में आएगा, और गांव में जितनी आसानी से उससे पहले शिकार मिला था उसी तरह से वो फिर कोशिश करेगा, और फिर इस बॉडी को देखेगा और इस पे जाएगा। तो ये उम्मीद लगा के जिम कॉर्बेट साहब बिल्कुल अलर्ट थे, बिल्कुल सावधान थे। शाम से ही जो है बादल घने होने लगे थे, और करीब 8 बजे के आसपास गांव में सन्नाटा था, बिल्कुल शांति थी। हाँ, बीच बीच में उस महिला की सिसकियों की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई पड़ रही थी, बाकी चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक से लाइटनिंग हुई, यानी बिजली चमकी। बिजली चमकने के साथ ही तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब तूफान आने वाला है, और तूफान आ गया। करीब 1 घंटे तक तूफान चलता रहा। इतनी तेज बिजली चमक रही थी कि यदि एक चूहा भी आंगन में आ जाता तो वो भी आराम से जिम कॉर्बेट साहब को दिख जाता। ना सिर्फ दिख जाता बल्कि जिम कॉर्बेट साहब आसानी से गोली भी मार देते। यानी कि मतलब इतना उजाला, अच्छी खासी रोशनी हो जा रही थी। 1 घंटे तक तूफान चला, फिर उसके बाद में बारिश बंद हो गई, लेकिन बादल फिर भी घिरे हुए थे। अंधेरा और ज़्यादा हो गया था। अब क्योंकि लाइटनिंग नहीं हो रही थी, बिजली नहीं चमक रही थी, तो अंधेरा हो गया था, और 2-4 इंच के आगे फिर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ इंच तक दिख रहा था, उसके बाद फिर आगे क्या है दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब वो समय आ गया था कि बाघ ने जहां भी शरण ली होगी, अब वहां से वो निकल पड़ा होगा, और वो यहां तक कब पहुंचेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कितनी दूर से आना है, यानी कि उससे कितनी दूर उसने शरण ली थी, कितनी दूर से वो चल के आएगा। जिस घास पर जिम कॉर्बेट साहब पोजीशन लिए हुए थे वो सूखी हुई थी। इनके जो कान थे ये आसपास की आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अचानक इनको ऐसा लगा जैसे इनके पांव की तरफ कोई हरकत हुई है, कोई हल्के हल्के रेंग रहा है। ये शिकारी थे, हाफ पैंट पहनते थे, तो शिकारी लोग अमूमन तो हाफ पैंट ही पहनते हैं। इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बालों वाला जीव इनके बगल से सरक रहा है। इनको लगा कि ये आदमखोर बाघ है, और बस अब इनके गले में ये अपने दांत फंसाने ही वाला है। फिर इनको अपने कंधे पर किसी के पंजे का दबाव पड़ा। इनको यह लगा कि अब इनको फायर कर देना चाहिए, जिससे कि ये जो बाघ इनके ऊपर
बस इस पे अटैक करने ही वाला है, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और यहाँ से कूद के थोड़ा इधर उधर हट जाए। ये ट्रिगर दबाने ही वाले थे कि एक छोटा सा जानवर इनके हाथ और सीने के बीच में कूद पड़ा। और जब ऐसे बैठे हुए थे, ये जगह गैप था ना, तो ये गैप में कूद पड़ा। ये एक बिल्ली थी जो कहीं तूफान में फंस गई थी। अब चूंकि सारे घरों के दरवाजे बंद थे तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो वो गर्मी पाने के लिए और अपने सुरक्षा के लिए वो इनके पास आ गई थी। ये बिल्ली इनकी कोट के अंदर घुसकर अपने बैठने की जगह बना रही थी और ये खुद भी इस डर से अभी उभर भी नहीं पाए थे। मतलब कि वो जो जिसे ये आदमखोर समझ रहे थे, हालांकि वो बिल्ली थी लेकिन ये तो आदमखोर समझ रहे थे ना, तो वो जो डर इनके बैठा हुआ था उससे उभर नहीं पाए थे। और ऐसी अवस्था में इन्हें खेतों के पास से गुर्राहट सुनाई पड़ गई। ये जो गुर्राहट थी पहले धीरे और फिर तेज और फिर ये एकदम दहाड़ में बदल गई। जो दहाड़ होती है, जिम कॉर्बेट साहब का कहना यह है कि ऐसी भयानक हुंकार उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इनके समझ में यह आ गया था कि बाघ अपने शिकार वाली जगह पे आ गया है और शिकार को वहां पे ना पाकर वो गुस्से से पगला गया है। अब उसका जो मूड है वो एकदम अपसेट हो गया है, बहुत खराब हो गया है। इतने में एक घटना और घटी। इतने में वहां पे एक नर बाघ और आ गया। अब दोनों बाघ आमने सामने थे। ये जो नया बाघ यहां पे प्रकट हुआ, संभवतः ये जो गांव था, ये जो एरिया था, ये उसी की टेरिटरी का हिस्सा था। और भैंसवाड़ा गांव उस आदमखोर गांव के बाघ के रास्ते में पड़ गया था। वो यहां से निकल रहा होगा और निकलते हुए ये गांव उसके रास्ते में पड़ा और उसने एक बच्चे को मार के जोखिम उठा लिया था, क्योंकि दूसरे बाघ की टेरिटरी में अटैक कर दिया था। अचानक दोनों बाघ आपस में भिड़ गए। वो दहाड़ते हुए एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। ये जो युद्ध गर्जन था, यानी युद्ध की जो आवाज थी, ये बहुत ही असाधारण थी, क्योंकि नरभक्षी हमेशा अपने एरिया में ही रहते हैं। जो मैन ईटर जो होते हैं वो अपने एरिया, अपनी टेरिटरी में ही रहते हैं। और अगर कभी किसी दूसरे नर से, दूसरे बाघ से सामना हो जाए तो एक ही नज़र में एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं। और जो थोड़ा कमज़ोर होता है, वो जो पावरफुल, जो शक्तिशाली होता है, उसके सामने सरेंडर कर देता है और उसको रास्ता दे देता है। तो हालांकि ये जो आदमखोर बाघ था ये बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी शरीर से बहुत बड़ा और शक्तिशाली बाघ था, नर बाघ था, जिसकी अपनी खुद की टेरिटरी जो है 500 स्क्वायर मील की थी। शायद ही कोई दूसरा बाघ उसकी टेरिटरी में ऐसा था जो उसको चुनौती देने की हिम्मत रखता हो। लेकिन मैंने बताया ना कि भैंसवाड़ा में तो, भैंसवाड़ा गांव के लिए तो ये एक राहगीर था जो गुजर रहा था और बच्चे को मार के इससे जोखिम उठा लिया था। और अब इस बाघ से लड़ने के और उससे निपटने के लिए इस आदमखोर ने अपनी जान की बाजी लगानी ही लगानी थी, और यही वो कर भी रहा था। दोनों बाघ आपस में भिड़ पड़े थे, लड़ रहे थे पूरी तरह से। इधर जिम कॉर्बेट साहब के पास भी ये अवसर नहीं रह गया था कि वो गोली चलाएं, क्योंकि अगर आदमखोर उस दूसरे बाघ को हराने में कामयाब भी रहा, मान लीजिए दूसरे बाघ को हरा देता है, जिसकी टेरिटरी है उसको हरा देता है, तब भी जो उसके शरीर में जो घाव लगे हैं, लगे होंगे, उन घावों के कारण वो कुछ समय तक तो शिकार पे कोई रुचि नहीं लेगा। वो अपने घाव को सहलाएगा, उनको ठीक करेगा। साथ ही इस बात की संभावना भी थी कि ये युद्ध इस आदमखोर बाघ के लिए जानलेवा साबित ना हो जाए। हो सकता है कि ये जवान बाघ इस बूढ़े बाघ पर भारी पड़ जाए और इसको मार डाले, मतलब कि अपनी ही बिरादरी द्वारा वो मारा जाए।
जबकि उसका अंत करने के लिए सरकार ने और जनता ने पिछले 8 सालों से कितने कितने प्रयास किए थे जो नाकामयाब हुए थे। खुद आपको भी अब पता ही है, जिम कॉर्बेट साहब भी कितने कर चुके थे। जो युद्ध का जो इनके बीच का जो झगड़ा जो था, उसका जो पहला दौर था वो करीब 5 मिनट तक चला। बहुत भयानक मुकाबला, लेकिन बराबरी का था। इस मुकाबले में हार जीत का कोई निर्णय नहीं निकला। इन दोनों बाघों की आवाज जिम कॉर्बेट साहब सुन रहे थे। करीब 10-15 मिनट के बाद में फिर इन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। अब की बार ये युद्ध पहली वाली जगह से करीब 200-300 गज की दूरी पर हो रहा था। वहां से वो 200-300 गज पीछे चले गए थे। दोनों बाघ हुंकार भर रहे थे और झगड़ रहे थे। कोई भी अनुभवी व्यक्ति या शिकारी समझ सकता था कि ये जो स्थानीय बाघ, यानी कि जो याला बाघ जो है नर, जो यहाँ पे का इस गांव का जो बाघ है, वो आदमखोर बाघ के ऊपर भारी पड़ रहा है और उसे पीछे हटने पे मजबूर कर रहा था। अब तीसरा दौर पहले दो दौर की तुलना में और कम रहा, लेकिन भयानकता जो थी उसकी उतनी ही थी। फिर एक लंबी चुप्पी छा गई। चुप्पी के बाद में फिर युद्ध शुरू हो गया, फिर झगड़ा शुरू हो गया। और अब ये मुकाबला पहाड़ की धार पे हो रहा था। और जो युद्ध की, जो उनके झगड़े की जो हुंकार थी, जो गर्जन थी, वो धीरे धीरे सुनाई देनी बंद हो गई थी। सवेरा होने में अभी 6 घंटे बाकी थे। जिम कॉर्बेट साहब जान चुके थे कि उनका ये भैंसवाड़ा गांव आना बेकार हो गया है। इनको ये उम्मीद थी कि लड़ाई अंतिम लड़ाई साबित होगी, क्योंकि इसमें आदमखोर की मौत हो जाएगी। मगर ये लड़ाई जिस तरह से धीरे धीरे कम होती गई, उससे लगता था कि आदमखोर घायल तो जरूर हो गया है और उसने सरेंडर कर दिया है। घायल भी है, सरेंडर भी कर दिया है, तो चला गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आदमखोर ने मनुष्य को का मांस खाने की जो उसको लत लग गई थी वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं था। बल्कि घायल होने के बाद जब उसको भूख लगेगी तो वो सबसे पहले इंसान को ही शिकार बनाएगा, क्योंकि दूसरे जानवर अब उसकी पकड़ में आसानी से तो आएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा घायल भी हो। अब ये आते हैं बिल्ली पे। बिल्ली जो है रात भर आराम से सोई रही, और सुबह जब सूरज उगा तो जिम कॉर्बेट साहब उठकर आंगन में आए, लड़के की बॉडी को चेन से अलग किया और फिर उससे उठा करके उस जगह पर ले आए जहाँ पे वो पिछले रात पे रखी हुई थी, और उसी कंबल से उसको दोबारा से ढक दिया, जिस कंबल से उसे पिछली शाम को ढका गया था। उसके बाद ये प्रधान के घर पे गए और उसका दरवाज़ा नॉक किया। प्रधान सोया हुआ था। उठा, उठ के आया, उसने दरवाज़ा खोला और कॉर्बेट साहब को देखा, अभिवादन किया, नमस्कार वगैरह हुई, और जिम कॉर्बेट साहब ने उसे पूरी रात का जो वृतांत था वो सुनाया। और बोला कि ठीक है, जिम कॉर्बेट साहब ने बोला कि ठीक है, अब मैं जो है रुद्रप्रयाग जा रहा हूँ। तो प्रधान ने बोला कि नहीं साहब, अभी नाश्ता और चाय वगैरह कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से जाइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, देखो चाय वाय बनाने का और उसका इतना टाइम नहीं मिल पा, और मुझे अब निकलना बहुत ज़रूरी है। और प्रधान को इन्होंने आश्वासन दिया, इस बात से आश्वस्त किया कि ये जो आदमखोर बाघ है अब भूल के भी कभी यहाँ नहीं आएगा, और वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है, उसका अंतिम संस्कार वगैरह कर दीजिए। और ये बोलकर कॉर्बेट साहब रुद्रप्रयाग के लिए वापस निकल गए। ये 18 मील की यात्रा आज इन्हें और लंबी लग रही थी और पहाड़ भी जो है ना, ज़्यादा ही चढ़ाई वाले इनको महसूस हो रहे थे कि यार ये बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ है। जिन गांव से ये गुजरे, वहाँ के निवासी बड़े बेचैनी से इनका इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि उनको बताने के लिए इनके पास कोई अच्छी खबर तो थी नहीं, लेकिन वो गांव वाले दुखी नहीं हो रहे थे। उनको पूरा विश्वास था कि बाघ आज नहीं तो कल जरूर मारा जाएगा।
और उनका ये दिल से विश्वास था, उनका ये मानना था कि कोई भी मानव हो या प्राणी या कोई भी जानवर अपने निश्चित समय से पहले नहीं मर सकता। उनका मानना था कि आदमखोर की मौत का समय अभी नहीं आया है, लेकिन आएगा। और हालांकि ये बात काफ़ी हद तक सही भी थी। अब इसे किस्मत का ही तो खेल कहेंगे कि इतने बार बाघ मरते मरते बचा बचा था। अगर आप शुरू से कहानी देखिए, वो दो अंग्रेज आए थे जिन्होंने, एक ने रिवॉल्वर से और एक ने राइफल से गोली मारी थी। बाघ के पंजे को छील के उसकी पूरी खाल निकाल के अलग कर दी थी, लेकिन बाघ बच गया था। बाघ पिंजरे में नहीं फंसा, जहर से जो साइनाइड दिया गया उससे नहीं मरा। एक बार तो इनके मचान के नीचे से निकल गया, लेकिन इनको दिखाई नहीं पड़ा। एक बार जब ये एक मचान में, दो मंजिले मचान में बैठे हुए थे, उसमें इबरसन साहब ने करवट बदली, मचान में आवाज़ भी और बाघ निकल गया। एक बार इनके पेड़ के नीचे से निकल गया, जिस पेड़ पे ये घात लगा के बैठे थे। एक बार बाघिन की आवाज़ निकाल कर उसको बुलाया, वो आया, लेकिन दूसरी बाघिन आ गई और बाघ उसके साथ चला गया। अब ये घटना जो इधर घट गई, पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन दूसरा नरबाघ आ गया और दोनों बाघ आपस में भिड़ गए। फिर भी बच गया, सरेंडर कर दिया, बच गया और चला गया। तो अब आप खुद देखिए, उसकी मौत नहीं आई थी, या कह लीजिए कि किस्मत कितनी तेज थी। इन सब कारणों की वजह से जिम कॉर्बेट साहब थोड़ा हताशा से घिरे हुए थे। और फिर ऐसी पोजीशन में ये जो लास्ट गांव था वहां पहुंचे, जहां इनके लिए चाय और थोड़ा आराम करने की व्यवस्था की गई थी। गांव वालों ने बड़े गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया। अब इस गांव से जो है रुद्रप्रयाग मात्र 4 मील की दूरी पे था। जब ये इस गांव से निकले तो इन्होंने देखा कि ये आदमखोर के पंजों के निशानों के साथ साथ चल रहे थे। ये जो रास्ता था ये लाल मिट्टी वाला था और बारिश की वजह से नरम हो गया था, तो बाघ के पंजों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। और उसके निशानों से पता चलता था कि आदमखोर जो है अपनी सामान्य चाल से चल रहा था। करीब आधा मील जाकर उसने अपनी रफ्तार तेज करनी शुरू कर दी थी। और ये जो तेज रफ्तार थी, ये गुलाब राय के ऊपर का जो जंगल था उसके सिरे तक रही, और फिर वहां से वो एक खाई में घुस गया था, एक खाई में घुस के गायब हो गया था। दोस्तों, बाघ हो या शेर जब सामान्य गति से चलते हैं तो उनके पाँव के जो जो पिछले जो पाँव के जो पंजे जो होते हैं उसके निशान ज़्यादा स्पष्ट दिखते हैं। लेकिन जब किसी कारण से उसकी रफ्तार तेज होती है तो उसके पीछे के पाँव आगे वाले पाँव के अगली तरफ पड़ते हैं, और चारों पाँव हैं उनके निशान जमीन पर दिखाई देते हैं। किसी भी बिल्ली परिवार के जानवरों की रफ्तार का अंदाजा उनके अगले और पिछले पंजों की जो बीच की दूरी होती है उसको देखकर आसानी से लगाया जा सकता है कि इसने गैलप लिया है या ये नॉर्मल ट्रॉट चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ इस मामले में स्पष्ट हो रहा था कि जब तक अंधेरा था तो तब तक तो वो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे उजाला होने लगा उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। जैसे घोड़ों की चाल होती ना, ट्रॉट, कैंटर और फिर गैलप, इसी तरह से समझिए पहले ट्रॉट में था, फिर कैंटर में आ गया, ऐसे ऐसे दौड़ने लग गया, और फिर लास्ट में गैलप करके भाग गया। आदमखोर की चलने की जो क्षमता थी उसका अंदाजा जिम कॉर्बेट साहब को पहले भी था, लेकिन तब वो अपनी टेरिटरी में अपने भोजन की तलाश में होता था। लेकिन यहाँ पे उसकी जो ये यात्रा थी, जो लंबी यात्रा, उसका एक अलग कारण था। कारण यहाँ ये था कि वो उस बाग से अधिक दूर हो जाना चाहता था। वो अपने आप को उस बाग से बहुत दूर रखना चाहता था।
जिसने इस आदमखोर बाघ को दूसरे की टेरिटरी में घुसने के अपराध का एक लेसन पढ़ा दिया था। अब ये जो लेसन जो इसको मिला था आदमखोर को, ये कितना फायदेमंद था या नुकसानदायक था, इस विषय में चर्चा हम इसके अगले भाग में करेंगे दोस्तों। रुद्रप्रयाग का आदमखोर, इसका अगला पार्ट में मैं आपको डिटेल से फिर बताता हूँ बाघ मरा कैसे मरा। और दोस्तों जो बात हमेशा कहता हूँ वही बात फिर दोहराऊंगा कि जो मित्र आप में से पहली बार आए हैं, हाँ आप ही की बात कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा दें। और कहानी का पूरा मजा लेना है तो रुद्रप्रयाग का आदमखोर पार्ट 1 से आप इसको देखना शुरू कीजिए, जो आपकी अपनी इस उत्तरांचल डायरीज में मौजूद है, इस चैनल में ही है। जब आप इसे पूरा शुरू से सुनते आएंगे तो आपको सच में कहानी बहुत बढ़िया लगेगी, बड़ा मजा आएगा, बहुत रोमांच आएगा। और एक आदमखोर बाघ कितनी दूर का सोचता है, इस बात का आभास आपको होने लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक आदमखोर जो बाघ होता है, चाहे वो तेंदुआ हो चाहे वो टाइगर हो, वो कितना चालाक हो जाता है, उसका दिमाग कितना तेज काम करता है, ये सब आपको इस कहानी को पूरा देखिए और मजे लीजिए, समझिए। तो दोस्तों अभी तो परमिशन दीजिए, अब अगले एपिसोड में मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।